हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर एक बार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो आगामी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होने वाली है उससे संबंधित ये प्रश्न आपके तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बहुलवाद के समर्थक यह मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए क्योंकि यह समझौते का परिणाम है, यह शक्ति की उपज है, यह दैवीय सृष्टि है, यह विश्व शांति में सहायक नहीं है। आपको बताना है कि बहुलवाद इनमें से किस चीज़ का समर्थक करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुलवाद मानते हैं कि जो संप्रभुता का विभाजन क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये शक्ति की उपज है। इसको शक्ति की उपज जो है वो बहुलवाद मानते हैं। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन एक निष्कर्ष ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता से नहीं निकाला गया है। यहाँ नहीं शब्द है, आप लोग इसको ध्यान देंगे। राज्य का सकारात्मक कानून, निश्चित कार्य करने की सामान्य आज्ञा, संप्रभुता का वैधानिक रूप से दो अथवा दो से अधिक लोगों में विभाजन नहीं किया जा सकता है, समुदाय सुसंबद्ध है, समुदाय स्वतंत्र नहीं है। आपको बताना है कि ऑस्टिन के जो एकलवादी सिद्धांत उन्होंने दिया था, इनमें से क्या नहीं निकाला गया है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर मित्रों सी हो जाएगा कि समुदाय सुसंबद्ध है। ये ऑस्टिन नहीं मानते हैं क्योंकि वो समुदाय की बात ही नहीं ऑस्टिन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑस्टिन तो एकलवादी हैं और वो निरंकुश संप्रभुता की बात करते हैं, और समुदाय सुसंबद्ध है, इसको बहुलवाद कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रूप के समाजवादी यह मानते हैं कि अभिजन वर्ग यथा सभी दलों के राजनीतिक, लोक सेवक, वैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्री समाजवाद में शिक्षा द्वारा परिणत हो सकती है। श्रमिक संघवादी, सामाजिक प्रजातंत्रवादी, क्रांतिकारी समाजवादी, फेबियनवादी। तो आपको बताना है कि समाजवादी इनमें से क्या मानते हैं। तो इनमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मित्रों डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेबियनवाद। फेबियनवाद ही यह मानता है कि अभिजन यथा सभी दलों के राजनीतिक, लोक सेवा, वैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्री समाजवाद में शिक्षा द्वारा परिणत हो सकता है। ये फेबियन समाजवाद मानता है। ठीक, फेबियन समाजवाद ही एक प्रकार का समाजवाद है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, ऊपर से क्रांति की अवधारणा का किसने समर्थन किया। लेनिन, स्टालिन, माओ, ग्रामर्सी। तो इनमें से बताना है ऊपर से क्रांति की अवधारणा किसने दिया या किसने समर्थन किया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों। ऊपर से क्रांति का सिद्धांत जो दिया था वो ग्रामर्सी ने दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन अभिजनवादी प्रजातंत्र का समर्थक नहीं है। शुम्पीटर, सार्टोरी, डाल, राल्स। इनमें से बताना है कि अभिजनवादी जो प्रजातंत्र है उसका समर्थक इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों। ये जॉन राल्स ये अभिजनवादी सिद्धांत का नहीं मानते, ये इसका समर्थन नहीं करते। बाकी शुम्पीटर, सार्टोरी, डाहल ये सब अभिजनवादी प्रजातंत्र को समर्थन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के प्रारंभिक चरण में मनुष्य का जीवन अत्यंत
सादा एवं सुख था, किंतु बाद में यह भ्रष्ट हो गया। किसके कारण? जनसंख्या के कारण, संपत्ति के कारण, विवेक के विकास के कारण, स्वार्थहीनता के कारण। आपको बताना है कि रूसो इनमें से किस कारण को मानते हैं कि बाद में जो मनुष्य है वो भ्रष्ट हो गया। वो तो इनमें से मित्रों जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपत्ति के विकास के कारण। लोगों में मोह माया फैला और इस संपत्ति के लालच ने ही लोगों को क्या बना दिया? भ्रष्ट बना दिया। ये रूसो महोदय कहते हैं कि संपत्ति के विकास के कारण ही लोग क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को इनमें से कौन प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे? लाक ने जो कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे, तो वही आपको बताना है। जीवन स्वतंत्रता तथा समानता, जीवन समानता तथा संपत्ति, जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति, जीवन स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व। इनमें से बताना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे लाक के अनुसार। तो इनमें से जो मित्रों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को लाक ने जो है कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में भी ये प्राप्त थे, और इनमें से लाक जो है वो संपत्ति के अधिकार को ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था से नागरिक समाज में स्थानांतरण एक उल्लेखनीय परिवर्तन करता है। यह कथन यह है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था से नागरिक समाज में स्थानांतरण मतलब नागरिक समाज में परिवर्तन एक उल्लेखनीय परिवर्तन करता है। यह है न्याय के स्थान पर मूल प्रवृत्ति का प्रतिस्थापन, कर्तव्य के स्थान पर शारीरिक विवेक का प्रतिस्थापन, नागरिक स्वतंत्रता के स्थान पर असीमित अधिकारों का प्रतिस्थापन, मूल प्रवृत्ति के स्थान पर न्याय का प्रतिस्थापन। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों, मूल प्रवृत्ति के स्थान पर न्याय का प्रतिस्थापन ही जो है वो न्याय समाज का स्थानांतरण एक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जॉन लॉक, यहाँ लाइक लिखा गया है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान देंगे, ये लाइक नहीं होगा, ये लॉक होगा। ठीक है, ये लॉक होगा। तो इनमें से कह रहा है कि जॉन लॉक क्या? जॉन लॉक नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन माना जाता है। उसके अतिरिक्त कौन नैसर्गिक अधिकार को अहस्तांतरणीय मानता है? मतलब नैसर्गिक अधिकार को कौन और मानता है कि वो हस्तांतरण नहीं हो सकता है उसका किसी चीज़ में? जॉन रॉल्स, आइंस्टाइन, थॉमस जेफरसन, फ्रेडरिक हेयर। तो आपको बताना है कि जॉन लॉक के जो नैसर्गिक अधिकार है और कौन इसको अहस्तांतरणीय मानता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ये आप लोग जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और इन्होंने ही जॉन लॉक के प्राकृतिक जो नैसर्गिक अधिकार है उसको ये मानते हैं कि अहस्तांतरणीय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन समानता को बैंगची दर्शन मानता है? ये नया क्वेश्चन बिल्कुल। कौन समानता को बैंगची दर्शन मानता है? रॉबर्ट ओवेन, इवेस्टेन, आइंस्टाइन, सिडनी वेब। तो आपको बताना है कि कौन समानता को बैंगची दर्शन मानता है। एक प्रकार से आलोचना है समानता के ऊपर। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन टानी होगा मित्रों, या तो यहाँ टानी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है।
कौन यह तर्क देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप एक गंभीर खतरा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप एक गंभीर खतरा है। फ्रेडरिक हेयर, फर्डिनेंड लैसेल, जेके गालब्रेथ, मिल्टन फ्रीडमैन। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सही हो जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप एक गंभीर खतरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? समाजवादियों ने, मार्क्सवादियों ने, फेबियनों ने, आदर्शवादियों ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मित्रों कि राज्य को कौन ये साध्य मानता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये राज्य को साध्य मानता है और समाज को साधन मानता है। कौन? आदर्शवादी। बाकी और राज्य को साधन कोई नहीं मानता, इस साध्य और कोई नहीं मानता। तो आदर्शवादी इसमें राज्य में क्या करते हैं? आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया। लॉक ने सरकार को राज्य से श्रेष्ठ माना। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा मित्रों। लॉक राज्य, सरकार और राज्य में दोनों में क्या किया था? विभेद किया था। यही सकारात्मक आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? मैकियावेली, बोंदा, शेवाइन, हॉब्स। आपको बताना है रिपब्लिक को राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मित्रों, बोंदा। बोंदा जो है वो राज्य की जगह क्या रिपब्लिक शब्द देते हैं। हॉब्स जैसे क्या? हॉब्स जो है वो राज्य के लिए क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ। हॉब्स कॉमनवेल्थ कहते हैं। और स्टेट शब्द मैकियावेली ने दिया था, स्टेट शब्द, राज्य शब्द मैकियावेली ने। ठीक है, राज्य शब्द किसने दिया था? मैकियावेली ने। और राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द जो है हॉब्स ने दिया था। और बोंदा ने क्या दिया था? रिपब्लिक। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा यदि कोई सरकार नहीं है तो अराजकता होती है तथा राज्य समाप्त हो जाता है? लीकॉक, गार्नर, बंटनसली, मैकियावेली। आपको बताना है ये कथन किसका है? यदि कोई सरकार नहीं होती तथा राज्य समाप्त हो जाता, ये किसका कथन है भाइयों? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गार्नर का कथन है कि उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकार नहीं होगी तो अराजकता होती है तथा राज्य क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ये गार्नर महोदय कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है? एक वर्ग के ऊपर दूसरे वर्ग शासन बनाए रखने का एक यंत्र है। मार्क्स, लेनिन, माओ, ग्रामर्सी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की बात जो करता है वो वर्ग समाज की बात ये मार्क्सी करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, किस फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतक ने संप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की तरह परिभाषित किया है? रूसो, बोंदा, वाल्टेयर, डिडेरो। इनमें से आपको बताना है कि फ्रांसीसी वो चिंतक है और संप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की तरह परिभाषित किया है। तो रिपब्लिक अभी हमने पढ़ाया था, रिपब्लिक शब्द जहाँ आए वहाँ बोंदा आपको मारना है। ठीक है, और बोंदा ने ही कहा था
कि नागरिकों और प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति ही क्या है? संप्रभुता है। ठीक है, कि किस पर? प्रजाजनों पर निरंकुश शक्ति का प्रयोग करना ही क्या है? वो संप्रभुता है। ये किसने कहा था? बोंदा ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रतिपादन किया? ग्रोसियस। यहाँ ग्रोसियस रहना चाहिए दोस्तों, लेकिन बाय मिस्टेक ये टाइपिंग मिस्टेक है, ग्रोसियस। ये ग्रोसियस है। हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, लास्की। व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, डी सही हो जाएगा। नैतिक औचित्य की बात किसने किया? लास्की ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है? कार्ल पॉपर, एक्टन, लास्की, कुफू अयामा। आपको बताना है मार्क्सवाद का खुले समाज का दुश्मन किसने माना था? तो मार्क्सवाद का एक सबसे बड़ा आलोचक है कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने कहा मार्क्सवाद को खुले समाज का दुश्मन या मार्क्सवाद को दुश्मन कहा था। कार्ल पॉपर ने ही प्लेटो को भी जो है वो दुश्मन माना था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? होमर, प्लेटो, अरस्तु, एक विनाश। तो इनमें से किसने यह कहा था? निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, तो ये अरस्तु महोदय कहते हैं। ठीक है, किसने कहा? अरस्तु महोदय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। राल्स समानता समान स्वतंत्रता के सिद्धांत में विश्वास करता है। वह सामाजिक आर्थिक विषमताओं के क्रम विन्यास में आस्था रखता है। राल्स उपयोगितावादी सिद्धांत का परित्याग नहीं करता। राल्स के लिए न्याय वितरणात्मक न्याय नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मित्रों। जॉन राल्स समान स्वतंत्रता के सिद्धांत में विश्वास करता है। ये ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। यही नहीं होगा, वो समान वितरण में विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि मनुष्य को उसके ज़रूरत के हिसाब से वितरण किया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन मित्रों, बस आज इतना ही क्विज क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और पढ़ते रहें। किसी और एक वीडियो में मिलता हूं मैं। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।